नमस्कार साथियों, मैं अतुल राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसा कि आपको पता है, हम कुछ क्वेश्चंस पेपर के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे, और साथ ही साथ AIE 19 जो 2024 में क्वेश्चन पेपर होने वाला है हमारा, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अभी हम आज के सेशन में AIE 19 जो 2024 में पेपर होने वाला है, जुलाई के आसपास हमें पेपर देखने को मिलेगा। तो यदि हम उसकी तैयारी अभी से करते रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी और हम एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। ये AIE 19 एक इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है कि हमें हर लॉ ग्रेजुएट होने के बाद इसको पास करना ही करना है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बने रहना है आपको अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध क्या होगा? सार्वजनिक गलती, निजी गलती, या सार्वजनिक और निजी गलती दोनों। देखिए, सार्वजनिक गलती अगर आप करते हैं तो वो संज्ञेय अपराध हो जाएगा, कॉग्निजेबल, कि आपने कौन सा किया कुछ पता नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी को अगर आप हानि पहुंचा रहे हैं तो वो कॉग्निजेबल हो जाएगा। लेकिन इसलिए असंज्ञेय अपराध जो होगा वो निजी गलती होगा, ऑप्शन बी होगा, निजी गलती। ठीक, आगे हम देखते हैं कि मात्र के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 कहता है हमारा कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म आ गया, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन है, होगा। तो इसमें ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। क्वेश्चन ही थोड़ा गलत हो गया है। अगर उल्लंघन के बाद यहाँ पर नहीं जो शब्द जुड़ा होता, नहीं शब्द और जुड़ा होता आगे, उल्लंघन के बाद यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा होता तो हमारा ये क्वेश्चन सही होता, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाता? मेहनताना, क्योंकि मेहनताना की यहाँ पर कहीं पे भी बात नहीं की गई है, तो करेक्ट हो जाता हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी के लिए पता होगा कि संपत्ति का जो अधिकार था कहाँ पे था और किसके कार्यकाल के दौरान में रद्द कर दिया गया। तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान में ये रद्द कर दिया गया था। और इसमें हम स्पष्टीकरण पर चर्चा करेंगे कि मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। यह अनुच्छेद 300 के तहत संवैधानिक अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? जो कठोर दायित्व का जो नियम है वो किस निर्णय पर आधारित है? तो ये आपको याद रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट है ये। रायलैंड बनाम फ्लेचर जो है वो कठोर दायित्व के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक, आगे है, अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था? तो कौन से केस में अंतिम अवसर का सिद्धांत निर्धारित किया गया था? तो ये डेविस बनाम मान का जो केस था उसमें अंतिम अवसर का सिद्धांत निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये मेरे ख्याल से ज़रूर याद रखना चाहिए। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो 18 मई 1955 को लागू किया गया था। ठीक,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी। तो इसमें क्या है, देखिए संपत्ति के नाम क्या हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। तारबाड़, तबाजी, कुतुम्बा, इलेम, ये सभी संपत्तियां आएंगी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा, तो इसमें 25 है। राज्य बार काउंसिल के अधिकतम सदस्यों की सीमा 25 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में शामिल है। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में 8 चैप्टर, 8 अध्याय और 44 धाराएं शामिल हैं। ठीक, 44 धाराएं क्या हैं, शामिल हैं। 8 अध्याय और 44 धाराएं विनिर्दिष्ट अनुतोष। आगे तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है। तो ये देखिए केसों का बोझ बढ़ता है तुच्छ जनहित याचिका से, संसाधनों का अपव्यय होता है, अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता रहती है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के विषय में प्रावधान दिए गए हैं। आगे है हमारे पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए को संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैंने अभी जस्ट पीछे आपके लिए डिस्कस भी किया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान संपत्ति के अधिकार द्वारा संवैधानिक में शामिल किया, संविधान में शामिल नहीं थे। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लीजिए। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति का मूल अधिकार कहाँ था हमारा, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना गया। ठीक, तो हमारा ये क्लियर होता है। आगे है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा मामला है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साक्षी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। ये CRPC 465 का अपन अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है। तो 70%। ठीक, 70% परिवारों की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी। तो घरेलू कंपनी नहीं है तो वो किस दर से आयकर का भुगतान करेगी, वो 40% की दर से आयकर का भुगतान करती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का छोटा सा वीडियो है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।